हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जो लिखी गई है श्री कामता नाथ के द्वारा। शीर्षक दिया हुआ है लाख की चूड़ियाँ। जैसे लाख, आप लोग को लग रहा होगा कि लाख होता क्या है, क्या चीज़ है लाख। तो आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं, सभी के घर में होगा लाख। जैसे मम्मियों का चूड़ियाँ है ना, मम्मी से मांग के आप देख सकते हैं लाख की चूड़ियाँ। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो उसको अपने मामा के घर जाना पसंद है। जैसे आप लोग को भी अपनी छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाना पसंद होगा, जैसे दादी के घर, नानी के घर, मामा के घर। हर बच्चे को गर्मी छुट्टी में कहीं ना कहीं जाना पसंद होता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि उनको अपने मामा के घर जाना पसंद था। वो इसलिए पसंद था कि उसके मामा के घर में एक आदमी था जिसका नाम था बदलू। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो लेखक को लाख की गोलियाँ बना करके, रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके देता था खेलने के लिए। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक बड़ी सी चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इसमें लेखक कह रहे हैं जो बदलू था वो उनके मामा के घर का होने के कारण तो उन्हें मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो मामा नहीं कहते थे, उनको काका कहते थे, क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे उन्हें काका कहते थे। और जो बदलू का मकान था वो ऊंचाई पे बना हुआ था और वहाँ पे एक नीम का वृक्ष था जहाँ पर बैठ के वो अपना काम किया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। और यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है मुंगेरियाँ होता है जो एक लकड़ी का बना होता है, जैसे कि चूड़ियों को पीट करके उसको पतला करने के लिए। और वो जो मुंगेरियाँ होता है वो आगे से कुछ पतली सी बनी होती है और पीछे से मोटी बनी होती है। और पहले वो जैसे कि चूड़ियों को बना लेता है, चूड़ी को आकार दे देता है, और जब वो मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना लेता है तो क्या करता है, उसको उसके पश्चात उस पर रंग भरने का काम करता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। यहाँ पर मचिया बताया गया जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का आप लोगों ने देखा होगा, गांव में हुक्का होता है जो स्मोकिंग करते हैं हुक्का से, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जो है बदलू है वो उनके पास एक मचिया हुआ करता था बैठने के लिए, और उस पर बैठ के वो काम किया करता था, चूड़ियाँ बनाने का काम, और बीच बीच में वो हुक्का भी पिया करता था। और लेखक कह रहे हैं जो गांव में मेरा ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था। वो उनको लल्ला कहकर पुकारते थे और चूड़ियाँ, और इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते वो लेखक देखते रहते थे। लगभग रोज की 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे।
बदलू जो है लगभग रोज 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाया करता था। और लेखक कह रहे हैं कि पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, जैसे कि मानो वह नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लेखक कह रहे हैं जो था वो बदलू, वो चूड़ियाँ बनाता था, वो उसका क्या था, पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा का क्या होता है, मतलब जो पापा के साइड में खानदानी रहता है ना कोई बिजनेस पेशा, उसको बोलते हैं पैतृक। पापा के साइड से उसका व्यवसाय था चूड़ियाँ बनाने का। और जो है उसकी चूड़ियाँ बहुत फेमस था। उस गांव में तो पहनते ही थे सभी स्त्रियां, और आसपास के गांव के स्त्रियां भी चूड़ियाँ ले जाया करते थे खरीद के। और लेखक कहते हैं जो चूड़ियाँ बेचता था बदलू, उसके बदले वो पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय का तरीका था उसका। सामान के बदले वो सामान लेता था। वस्तु विनिमय का क्या होता है, मतलब जो हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते हैं और पैसा नहीं लेते हैं, पैसा से नहीं होता है खरीदारी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व है और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का क्या मतलब होता है, मतलब उसको मनाने में बहुत मुश्किल काम था, मनाना बहुत मुश्किल से वो माने थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलता सो अलग। लेखक कहते हैं कि ऐसे तो वो चूड़ियों का पैसा नहीं लेता है, वस्तु विनिमय का था उसका तरीका, लेकिन शादियों पर वो पैसा लेते, बहुत सारे सामान लेते थे चूड़ियों के बदले। इसमें बताया गया है जैसे कि पैसे भी लेते थे, उनकी जो घरवाली थी मतलब पत्नी, उनको वस्त्र मिलते थे और उनको अपने लिए भी जो बदलू थे उनको भी पगड़ी मिलते थे, मतलब बहुत कुछ मिलता था चूड़ी के बदले। आगे देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। लेखक कहते हैं कि बदलू को संसार में किसी भी चीज़ से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियाँ थी। कांच की चूड़ियाँ से वो चिढ़ते थे और किसी भी स्त्री के हाथ पर वो कांच की चूड़ियाँ देखते तो उसको पसंद नहीं आता था और कुछ चिढ़ जाता था वो और कुछ कह भी देता था। आगे देखते हैं। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। लेखक कहते हैं यहाँ पर जो शहर की शहरी जीवन का कुछ बातें उनको बता रहे हैं, बदलू को बोल रहे हैं कि शहर में तो सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो उस पर बदलू थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ की औरत कांच की पहनना पसंद करती है, वहाँ तो बहुत कुछ होता है। जैसे औरतें हैं जो अपने पति का हाथ पकड़ के चलती है और कहते हैं कि वो सड़कों पर घूमती है और बोलते हैं कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो नाजुक कलाई के लिए अच्छी है, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके मोच आ जाएंगे। आगे देखते हैं।
कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक उनके पास जाते थे तो जो था बदलू उनको मलाई खिलाते थे, आम खिलाते थे, और लेखक को सबसे ज़्यादा पसंद ये बात था कि वो उनके लिए 2-4 गोलियां बनाकर रखते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कह रहे हैं इसमें मैं बहुधा मतलब ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो गर्मी छुट्टी अपने मामा के यहाँ मनाते थे और एक आध महीना रह के, और जब स्कूल खुलता था तो वो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक कह रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे उनकी पोस्टिंग आ गई, मतलब बदली हो गई, इस कारण वो काफ़ी दिन तक मामा के यहाँ नहीं जा सके थे। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगे। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि इसमें उनके जो पिता थे उनकी पोस्टिंग आ गई, तबादला हो गया उनका, कहीं शहर चले गए, दूर दूर चले गए, तो वो काफ़ी दिन तक अपने मामा के घर नहीं जा पाए थे और काफ़ी दिन बाद गए। जैसे कि 8-10 वर्षों के बाद जब वो गांव गए तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। अब उनको लाख की गोलियों में भी रुचि नहीं रह गई थी, वो बड़े हो चुके थे, इसलिए उनको लाख की गोलियों में रुचि नहीं थी। और वो कहते हैं कि गांव में होते हुए भी वो बदलू काका से काफ़ी दिनों तक नहीं मिल सका था। और गांव में उन्होंने देखा कि जो बहुत सारी स्त्रियां थी वो कांच की चूड़ियां पहने हुए, बिरले मतलब होता है कि बहुत सारे, कभी कभी ऐसा देखने में आया कि किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां हैं। एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ, एक दिन बरसात में उनकी मामा की लड़की, जो मामा मेरी बहन होते हैं, वो फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो उसके हाथ में गड़ गई और उसके हाथ से बहुत सारे खून निकलने लगे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने ही उसका मरहम पट्टी किया और तभी उसे बदलू का ध्यान आ गया। फिर उस लेखक ने सोचा कि अब मैं बदलू से मिलाता हूँ। तो जब वो बदलू से घूमते घूमते मिलने गए तो देखे कि चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बदलू लेटा हुआ है। फिर लेखक कहते हैं, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उससे नमस्ते किया तो उत्तर में उसने भी नमस्ते किया, लेकिन उसने पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद आए हो, गाँव आए हो। लेखक कह रहे हैं कि जैसे कि उनको याद नहीं आया, लेकिन काफ़ी देर तक स्मृति पटल का मतलब होता अपने दिमाग पे जोर दिए, याद किया तो उनको याद आ गया। फिर वो बोले कि आओ आओ लल्ला, बैठ जाओ, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।
कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। लेखक कह रहा है कि मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मछिया भी नहीं देखी और भट्टी भी नहीं देखी। फिर उन्होंने पूछते हैं कि आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है नया लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेखक कहते हैं कि क्या आजकल काम नहीं कर रहे हैं, चिड़िया नहीं बना रहे हैं काका? फिर बदलू जो है उनको जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि नहीं बेटा लल्ला, आजकल चिड़िया कहाँ बना रहे हैं। आजकल का युग हो गया, मशीनी युग हो गया, सारे काम मशीन से हो रहे हैं, खेत मशीने से जोते जा रहे हैं। और जो कांच मशीन से कांच की चिड़िया बनी हुई है वो सुंदर सुंदर है, आकर्षक है देखने में, तो सभी स्त्रियाँ क्या करती है, कांच की चिड़िया ही खरीद लेती है, वही पहनती है, ये कह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। लेखक कह रहे हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक कह रहे हैं, जो उनको जो खांस रहे थे ना, तो उनके खांसी के बारे में शायद वो अपने मन में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद इनको दमा हो गया है, और उम्र के साथ साथ शरीर ढल चुका है और उसके हाथ पर और माथे पे नसें उभर आई हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कह रहे हैं, जो मशीनी युग हो गया है, मशीनी युग आ गया है, इससे बहुत सारे जो लघु उद्योग थे, जो घर का उद्योग था, वो सब खत्म हो चुका है। मशीन का बना हुआ सामान थोड़ा आकर्षक होता है देखने में, इसलिए लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, और जो घरेलू उद्योग था वो ख़त्म हो गया, ठप पड़ गया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक कह रहे हैं कि अच्छी है। जो लेखक पूछ रहे हैं कि आम की फसल कैसी है, तो बदलू कह रहा है कि अच्छी है लल्ला आम की फसल। लहक कर जवाब दिया। लहक कर मतलब होता है बहुत खुश होकर के जवाब दिया, और अपनी बेटी, जो बदलू की बेटी है रज्जो, उसको आवाज़ लगाती है कि अरे रज्जो, आम ले आओ कुछ लल्ला के लिए। तो लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर बदलू कहता है कि आम बिना खिलाए तुमको मैं कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं, गाय, उनके गाय की याद आ गई, जो बचपन में उनको मलाई खिलाया करते थे, मलाई खिलाया करते थे बदलू। तो लेखक को याद आ गया गाय की बातें। फिर उन्होंने गाय के बारे में पूछे। फिर बदलू कहता है कि नहीं नहीं, गाय तो हमने बेच दी है, कहाँ से उसको खिलाते पिलाते। और इतने में ही उनकी बेटी थी रज्जो, डलिया, डलिया का मतलब होता है जैसे कि बांस की एक बनी होती है टोकरी, उसको डलिया कहते हैं, उसमें भर कर के आम ले आई और उनको दी खाने के लिए। फिर लेखक कहते हैं कि यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर बदलू कह रहा है कि वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बदलू कह रहा है कि वाह, तुम शहरी ठहरे ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हो,
कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे चौगुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर वो बदलू कहती है अपनी बेटी को कि लल्ला को जो सिंदूरी पेड़ का आम है सुंदर सुंदर, वो वाला 2-4-5 छांट के, और कहते हैं कि जो ये सिंदूरी पेड़ है ना, इसी साल तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। लेखक कह रहे हैं कि जो रज्जो, अंजलि का मतलब होता है हाथ, दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, उसको अंजलि कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जैसे रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ी तो उनकी जो नज़र थी उनके हाथ पे पड़ गई, और जो उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ, वो बहुत उनके हाथों में फब रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। इसमें बदलू कह रहा है जो ये चूड़ी है उसकी आखिरी चूड़ी थी, आखिरी चूड़ी बनाई थी वो, और वो बनाई थी किसके लिए? जमींदार साहब की बेटी के विवाह था उसको देने के लिए बनाई थी, लेकिन उसको उचित दाम नहीं मिल रहा था, 10 आने पैसे दे रहा था उसको, तो उसको पसंद नहीं आया बदलू को, इसलिए वो चूड़ी नहीं बेचा, रख लिया अपने पास ही, और जमींदार को बोला शहर से ले लो। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसमें लेखक कह रहे हैं कि वो आम तो ले लिए, खा लिए, बदलू से मिल भी लिए, बहुत सारी बातें भी हुई आपस में, प्रसन्न भी हुए, उनको बहुत प्रसन्नता हुई बदलू से मिल के और बहुत सारी बातें करके। लेकिन जो मेन बात है इसमें कह रहे हैं लेखक, जो उनका व्यक्तित्व था उल्लाह के जितना नहीं था, कमज़ोर, जो आसानी से टूट जाएगा। जैसे कि मशीनी युग आ गया है, तो मशीनी युग आने से क्या हुआ, बहुत सारे मशीन से बना हुआ सामान सब मार्केट में मिलने लग गया है। तो जो घरेलू उद्योग था उनका सामान नहीं बिक रहा है, मार्केट में ठप पड़ गया है, बंद पड़ गया है, वो सारा सामान सारा जगह क्या हो गया, मशीन का सामान बिकने लग गया है। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है।